आज का अपना टॉपिक है 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ज्यादा देर न करते हुए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे हम लोग मूव करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे सबसे पहले बात कि आखिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्यों आया। ठीक। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है कि सीधी सी बात है, अनड्यू एक्सपेंडिचर। कंपनी बार बार कुछ ना कुछ घोटाले करती है, कंपनी बार बार अपने आप को लॉस पे दिखाती है। ठीक है। और कंपनी जो है टाइम पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी मिसयूज करती रहती टाइम टू टाइम। पिट्स इंडिया एक्ट में उसके दो मास्टर थे। पिट्स इंडिया एक्ट में आप लोगों ने डिफेक्ट्स को पढ़ा होगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल या ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसको अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ बताना होता था तो बोलता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने ऐसा बोला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताना होता था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा बोल दिया। कुल मिला के अपने दोनों ही मास्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट वो भिड़वाती रहती थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस तरीके से जो है अपने एक्सपेंडिचर को छिपाने की कोशिश करती थी और अपने आप को लॉस में दिखाती थी। दूसरा, टाइम पीरियड तक जो है डलहौजी आ जाता है। मतलब डलहौजी तो 1854 पे आता है, लेकिन हाँ एनेक्स्ड ऑफ सिंध एंड पंजाब। सिंध में जो है ब्रिटिशर्स ने जीत लिया होता है, सिंध को जीत लिया होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा अफगानिस्तान, ठीक, और ये रहा ईरान, ठीक है। ये रहा आपका सिंध, है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपका इस टाइम पीरियड तक जो आपका रशिया है, रशिया साउथ एशिया में आने की कोशिश कर रहा है। रशिया जो है मेडिटेरेनियन सी में भी आने की कोशिश कर रहा है। इससे ऑटोमन तुर्क एम्पायर का जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें भी डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो रशिया साउथ एशिया आना चाहता है। तो रशिया जो है आपके अफगानिस्तान होते हुए, वाया अफगानिस्तान होते हुए, जो कि रशिया की बाउंड्री अफगानिस्तान तक छूती थी। आजकल का आपका कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ये सब कभी रशिया का पार्ट हुआ करता ना। 1991 में जो है डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया की जो थ्योरी है एंटर करने की वो 1842 से ही चालू हो गई थी। यहाँ पे एंटर करना चाहता था अफगानिस्तान। और ऐसे में ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि एक प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे अफगानिस्तान में बैठ जाए। और अफगानिस्तान का ही एक तरीके से यहाँ इस एरिया में लगभग कंट्रोलिंग हुआ करती, जो अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था सिंध तक। ठीक। पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब जो है ऑलमोस्ट ये एरिया हुआ करता था पंजाब का, ये लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिंदुस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, पेशावर वगैरह। महाराजा रणजीत सिंह की डायनेस्टी यहाँ चलती थी, है ना। उनके सक्सेसर की रणजीत सिंह की तो डेथ हो चुकी तब तक। तो सबसे पहले क्या है, और दूसरा आपने देखा कि ये रहा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ रहा कैपिटल, इस जगह पे रही, फिर यहाँ पे जो है धीरे से इलाहाबाद तक आ जाती है कंट्रोलिंग यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या है, 1853 चल रहा है। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भी एक सदर दीवानी अदालत बनाती है, एक सदर निजामत अदालत बनाती है। हालांकि एक यहाँ पे ऑलरेडी थी बंगाल में, ठीक है। 1861 में सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर आपने ये चीजें नहीं समझ आनी तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। सदर दीवानी अदालत जो हुआ करती थी वो सिविल सूट के लिए हुआ करती थी। सदर निजामत अदालत जो हुआ करती थी वो क्रिमिनल सूट के लिए हुआ करती थी। एक इलाहाबाद में, एक बंगाल में, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच हुआ करती थी। 1861 में आगे जाके आप देखेंगे कि इन सबको जो है मिक्स कर दिया गया। सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत और सुप्रीम कोर्ट, इन सबको मर्ज करके जो है हाई कोर्ट बना दिया गया। एक बॉम्बे हाई कोर्ट बना, इसी तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट बना, और एक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट बना, और एक तरीके से मद्रास हाई कोर्ट, राइट। तो इस तरीके से ब्रिटेन यहाँ पे अपना धीरे धीरे जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी अपना बनाता चला जा रहा है। ये थोड़ा सा मैंने आगे बता दिया। तो यहाँ पे क्या है कि महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर्स वीक हो चुके हैं, और कैसे भी करके महाराजा रणजीत सिंह वाला एरिया जीता जा सकता है। और यहाँ पे जो सिंध वाला एरिया है, इसके जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान के लिए बहुत ही सपोर्टिव एलिमेंट हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1849 तक आते आते सिंध वाला एरिया, नेपियर नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करता था, नेपियर, इसने जीत लिया था। तो ये पूरा एरिया यहाँ पे जीत लिया है। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इधर तक का आप देखते ही आ रहे हैं कि ब्रिटिश के कब्जे में है, ठीक। तो ऐसे में अगर यहाँ से लॉबी हो चुकी है, जो अफगानिस्तान जो है, जो कि अ, एक एंटी ब्रिटिश अप्रोच के साथ है और प्रो रशियन अप्रोच के साथ है, वहां पे प्रो ब्रिटिश अप्रोच का एक रूलर चाहिए।
इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1849 में पहले सिंध को हरा दिया, फिर उसके बाद पंजाब पे देखिए उन्होंने एनेक्स किया, और लास्ट में जो है अफगानिस्तान पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, एक पपेट गवर्नमेंट बैठा दी अफगानिस्तान अपने लिए। तो ये ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी थी, जिसके कारण रशिया यहाँ एंटर ना कर सके। इसी को हम लोग बोलते हैं द मास्टर गेम और बिग गेम, ठीक है। और ये बिग गेम जो है आज तक तालिबान के लिए इशू बना हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन के जाने के बाद ब्रिटेन की ये लेगेसी यूएसए ने ले ली, राइट। और पाकिस्तान जो है वो इसी अफगानिस्तान के अंदर जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट के बनाने के नाम पे जो है जो यूरोपियन कंट्री से उनसे पैसा लेता रहता है, रशियन कंट्री से भी पैसा लेता रहता है। तो ये फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से निकल गया। एनेक्स्ड ऑफ सिंध एंड पंजाब, तो क्या हुआ कि सिंध और पंजाब को एनेक्स करते करते ब्रिटेन ने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया, पंजाब का काफी एरिया, यहाँ तक 1854 में आते आते तो पूरा पंजाबी कवर हो चुका था। तो काफी एरिया ब्रिटेन ने कवर कर लिया है। ये देखिए ब्रिटेन ने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है। तो इस बहुत बड़े एरिया को कवर करने के साथ साथ आपको जो है कुछ रूल्स चाहिए होंगे, नए रूल्स चाहिए होंगे, है ना। पुराने 20 साल पुराने रूल से आपका काम नहीं चलने वाला, तो 1853 में एक नया रूल आया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर देखिए, तो ये ब्रिटिश टेरिटरी होती चली जा रही है ऑलमोस्ट। ये राजपूताने वाले कुछ प्रिंसली स्टेट फ्री होल्ड थे, लेकिन ये लगभग ब्रिटिश टेरिटरी होती चली जा रही है। कुछ एक आध यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन हाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतना कंट्रोल होता चला जाए, ठीक है। तो एनेक्स्ड ऑफ सिंध एंड पंजाब हो गया, एक ये भी बैकग्राउंड में था इस लॉ को लाने के लिए, ठीक। दूसरा आपको अच्छे से पता चल गया क्या, एक्सपेंडिचर, अनड्यू एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का बाकी था, कंपनी दिखाती रहती थी लॉस में, तो ये सब चीज आपकी, ठीक। अब आते हैं सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने रिपोर्ट दी। आपको अच्छे से पता है हमेशा सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी अपनी रिपोर्ट देती रहती है। उस रिपोर्ट के बिहाफ पे कहा गया कि अब नए रूल्स बनाने की जरूरत है, पुराने पे काम नहीं चलने वाला। दो कमेटियां हैं, सेलेक्ट कमेटी सीक्रेट कमेटी, दोनों कहाँ है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आपने देखा कि लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स ये अलग किए गए थे, और ना कि 1833 के चार्टर में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, ठीक है। एक काउंसिल थी, उसके लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स और एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स को अलग किया गया था, ठीक। तो आगे जाके आप 1853 में आगे जाके आप देखेंगे कि एक 1853 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन जाएगी। तो असल में क्या चला था कि अगर आप देखिए कि राजा राम मोहन राय 1810 में आ जाते हैं, फिर 1833 तक आते आते जो है मैकॉले एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट हो जाता है, इंग्लिश मीडियम को इंडियंस को पढ़ाना, इंडियंस को काफी कुछ जो है, मैंने आपको बताया था कि अ, ये जो आपका सदर निजामत अदालत है और ये आपका जो सदर दीवानी अदालत है, इसके नीचे की जो लोअर कोर्ट्स हैं, इन लोअर कोर्ट्स में जो है मुंसिफ वाली कोर्ट्स में जो है इंडियंस की अपॉइंटमेंट होने लगी थी। फिर यहाँ पे जो है आपका बैंटिंग के जो जुडिशियल रिफॉर्म है, यहाँ पे जो आपका हुआ करता था जूरस, और जो है एक तरीके से मुंसिफ की भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी होने लगी थी। तो ये इंडियंस को कुछ राइट्स मिलने लगे। तो इस इंडियन राइट्स में क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। और इस टाइम पीरियड तक 1850 तक आते आते क्या हुआ, 1850 तक आते आते ये हुआ कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है इंडिया में चालू हो चुकी हैं। ये पॉलिटिकल मूवमेंट जो है इंडिया के कुछ एरिया में चालू हुए। लाइक जैसे अगर आप देखें बंगाल में एक रीजनल लेवल का पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पे जो है स्वतंत्रता के लिए, या आप तरीके से कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर्स है, और न्यूज़पेपर के साथ साथ जो है जो जो मीडियोकर आ रहा है, एक मीडियोकर का पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है कि हाँ भाई देश के अंदर गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो है हम लोग इंडिया के लोगों को मोनार्च के सिस्टम से निकाल के उसको जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ओर ले जा सकते हैं, है ना। और यही ऐसा कुछ मद्रास में भी इस अप्रोच, बॉम्बे में भी इस अप्रोच के लोग थे, मद्रास में तो नहीं थे, बॉम्बे में भी इस अप्रोच के लोग थे, बंगाल पंजाब में भी इस अप्रोच के लोग। लास्ट में 1885 तक आते आते ये तीनों लोग, तीनों अप्रोच के लोग मिल जाते हैं, और 1885 में क्या बना लेते हैं, कांग्रेस वो बहुत आगे की चीज है। लेकिन हाँ, कि बंगाल हो चाहे पंजाब हो चाहे आपका बॉम्बे हो, हर जगह पे रीजनल लेवल पे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी थी, और अब ये डिमांड करती थी इसका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अभी तक आप लोगों ने देखा था 1833 तक जो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पीक पे आ गया था। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों को, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो लेजिस्लेटिव वर्क था वो सीधे सीधे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में चला गया, या आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में चला गया। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब और बंगाल के जो आप कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वो
बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अपने लिए मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड देयर वाज अ डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फॉर गिविंग द इंडियंस अ शेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर्स। मतलब भारतीयों से जुड़े हुए मसलों पे भारतीयों को कुछ जो है राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसके लिए है, इंडियंस को शेयर देने के लिए। इंडियन शेयर किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर्स। ऐसी डिमांड जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो अर्ली स्टेट है वहां पे उठने लगी थी, यहाँ के रिवॉल्यूशनरी से, या आप कह सकते हैं यहाँ के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बंगाल के, पंजाब के और बॉम्बे के। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की डिमांड इंडियंस उठा रहे हैं, ना कि आपकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर। ये चीज क्लियर रहेगी आपको, अभी को ये चीज क्लियर रही। ठीक है, हालांकि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की डिमांड को सुना नहीं ब्रिटिश ने, बस सुना और आगे बढ़ गया ना, छोड़ो। ठीक है, क्योंकि बात ये कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो है एग्रेरियन मूवमेंट्स पहले से होते चले आ रहे थे, ट्राइबल मूवमेंट्स पहले से होते चले आ रहे थे, और डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आ चुकी थी। ठीक, ये क्या कहती थी कि कोई भी राजा रजवाड़ा जो है, किंग जो है, वो गोद नहीं ले सकता है किसी भी बच्चे को, अगर उसके बच्चा नहीं सक्सेसर नहीं तो गोद नहीं ले सकता। क्यों ऐसा कह रहा है, देखिए ऐसा इसलिए कह रहा है कि इस टाइम पीरियड तक इंडिया में तीन तरीके की प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक, एक प्रिंसली स्टेट्स जो सेल्फ डिपेंडेंट है, अगर आप पंजाब को देखिए तो पंजाब उसी कैटेगरी में आती थी जो सेल्फ डिपेंडेंट थी। 1854 में तक जाके पूरी तरीके से उसका मर्जर होता है। ठीक, पहला तो ये हो गया जो सेल्फ डिपेंडेंट है। दूसरा वो जो कभी मुगल्स, ठीक है, या पेशवाओं के अंडर में थी, मतलब जिनको पेशवाओं ने बनाया था। जैसे क्या आपका पेशवा में आपको तो याद है मराठा कन्फेडरेशन, मैंने आपको बताया था क्या, होलकर हो गया, सिंधिया हो गया, भोसले हो गया, गायकवाड़ हो गया, ये कभी मराठों ने बनवाई थी। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब 1805 में होता है, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है अब तक। ठीक है, तीनों मराठा वॉर हो चुके हैं अब तक, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये सभी के सभी जो है ब्रिटिशर्स से हारे, और ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट करी, और इनके सारे डिसीजन ब्रिटिशर्स लेते हैं। तो अगर ये प्रिंसली स्टेट बने हैं तो किसकी दया से बने, ये ब्रिटिशर्स की दया से अभी भी बने हैं। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक, दूसरा अगर आप बात करते हैं प्रिंसली स्टेट की, मुगलों के अंडर में कुछ हुआ करती, जैसे बंगाल हुआ करता था, याद है आपको, या आपका हैदराबाद हुआ करता था। तो कर्नाटक वॉर और प्लासी वॉर के बाद भी जो यहाँ के नवाब बने हुए हैं, बचे हुए नवाब, बंगाल में नवाब और हैदराबाद में जो निजाम बचा हुआ है, वो एक पेंशन पाने वाला निजाम है, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ब्रिटिशर्स की दया पर डिपेंडेंट। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स नहीं बनाई, जैसे आपकी झांसी है ना, पेशवा के कंट्रोल से निकाला ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ पे झांसी पे अपनी जो है अ, गंगाधर राव की अपॉइंटमेंट कर दी, या उनके एंसेस्टर्स की अपॉइंटमेंट कर दी। तो ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। इसमें जो है मुगलों का कोई रोल नहीं था, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था, क्या नाम है, पेशवाओं का कोई रोल नहीं था। और दूसरी बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट भी नहीं थी, सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं थी। तो ये हो गया दूसरा। अगर आप याद करिए, टीपू सुल्तान, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हो जाता है, और टीपू सुल्तान हार जाते हैं, और यहाँ पे वाडिया डायनेस्टी बना दी जाती है। वाडिया डायनेस्टी की जो प्रिंसली स्टेट है, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाई। किसने बनाई? ब्रिटिशर्स ने बनाई है। ये ब्रिटिश हेल्प से जिंदा है, और ये ब्रिटिशर्स ने खुद बनाई। क्लियर? तो कह रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की तो बात नहीं करते, लेकिन वो प्रिंसली स्टेट जो कहीं ना कहीं हमने बनाई है या हम पे डिपेंडेंट है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद नहीं ले सकते अगर उनका सक्सेसर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इनको डेलीगेटेड पावर दी है भाई, ब्रिटिश कंपनीज इनको पावर मिल रही है ना। देखिए, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हारने के बाद इनके पास पावर नहीं बची, इनके पास सेना नहीं बची। लेकिन अगर इनकी राजा ऐसी स्थिति है, चाहे मुगलों की हो, चाहे नाजिम की हो, चाहे निजाम की हो, चाहे नवाब की हो, चाहे पेशवा के इन सक्सेसर्स की हो, तो इनको पावर जो मिल रही है वो ब्रिटिश से मिल रही है।
तो कह रहा है कि हमने डेलीगेटेड पावर दी है, और आप क्या कर रहे हैं, आप इस पावर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू किसी और को दे दे रहे हैं, जिसको गोद दे रहे हैं। तो कह रहा है डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो हमने आपको पावर दी है किसी और को आप नहीं दे सकते, आप हमसे पूछे बिना नहीं दे सकते। तो ये क्या हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी आ गई, राइट। तो ये सब चीजें जो है डलहौजी के टाइम पीरियड में चल रही थी। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है। तो 1853 का ये पूरा का पूरा सीन है। और अब क्या हो रहा है, दूसरी चीज ये हो चाहिए कि यहाँ पे मूवमेंट चल रहे हैं, इसके कारण मूवमेंट चालू हो चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के कारण, प्रिंसली स्टेट डिससैटिस्फाइड है, ठीक। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं जिनको हम लोग कार्ल मार्क्स के शब्दों में बोर्जुआ बोले, या अगर हम बात करते हैं कि जो नेटिव लोग जो है रिनेस्टा एनलाइटमेंट, ये रिनेस्टा एनलाइटमेंट वाली ब्रांच है, नवजागरण पुनर्जागरण वाली ब्रांच है, जो कह रहा है कि हमको कुछ पावर देनी चाहिए, कहां पे, हमारे मैटर से जुड़े हुए, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, ठीक। ऐसे में क्या है कि 1833 के चार्टर से काम नहीं चल रहा है और आपको 1853 का चार्टर लाना पड़ेगा। लेकिन इस 1853 के चार्टर में कमी है। कमी क्या, कि अगर आप देखें कि 1793 के चार्टर में क्लियर था, कितने ईयर के लिए था, 20 साल के लिए। फिर उसके बाद क्या आया, 20 साल बाद आया आपका, क्या आया, 1813 आया। फिर उसके 20 ईयर्स बाद क्या आया आपका, उसके 20 ईयर्स बाद आपका 1833 आ गया, 1833 आ गया। लेकिन 1853 के चार्टर में कहीं मेंशन नहीं था कि कितने साल के लिए। क्यों, क्योंकि कंपनी ने सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट पे जल्दी से इसको लागू किया, ताकि यहां से, मतलब ब्रिटेन ने जल्दी लागू किया ताकि यहां से कंपनी रूल ना खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये एग्रेशन पावरफुल ना हो जाए और हमारा यहां से गवर्नेंस ना चल जाए। इसका मतलब ये है कि जल्दीबाजी में आपने लागू किया, और दूसरी चीज आपने टाइम नहीं बताया। इसका मतलब आप कभी भी नया रूल ला सकते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे पावरफुल है, उसको उसी तरीके से आप चेंज कर दें जैसे कि आप लोगों ने 1833 के सेंट हेलेना आइलैंड में किया, कि क्राउन का रूल चलेगा। और आप देखिए 1853 के बाद सीधे अगला रूल आता है 1858, और इंडिया की गवर्नमेंट को बोला जाता है, या गवर्नर जनरल को वॉइसराय बता दिया जाता है। वॉइसराय कौन होता है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। तो टेक्निकली आपने जो है क्राउन के हाथों में रूलिंग दे दी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो 1858 में गवर्नर जनरल को ही आप वायसराय बना देते हैं। तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली कंपनी के हाथों में, टेक्निकली किसके हाथों में चली गई, क्राउन के हाथों में। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट, आगे बढ़े। अब जो है बहुत आसान है, की प्रोविजन। ठीक है, कि भाई क्या की प्रोविजन है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। पहले भी आपको मैंने क्या बताया था, 1833 में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स डिफाइन कर दिए गए थे, कि भाई ये लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स है। और अब इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फंक्शंस या वर्क या टास्क, ठीक, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इन सबको सेपरेट कर दिया। टास्क मतलब वर्क ही पूरा अलग कर दिया, अलग पूरी पूरी। अब जब वर्क कर दिया, अलग कर दिया है, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट पे सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करेगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे एग्जीक्यूटिव टास्क, अलग अलग फंक्शन ही बना दिया। तो इसके लिए आपको पूरी पूरी काउंसिल बनेगी। पहले हम क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोलते थे, ठीक है। उसी के कुछ एग्जीक्यूटिव वर्क हुआ करते थे, उसी के कुछ लेजिस्लेटिव वर्क हुआ करते थे, जो वो अकेले करती चली आ रही थी। और 1833 में क्या किया गया, इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिफाइन कर दिया गया। और 1853 में क्या किया गया, इसके लिए पूरी पूरी सेपरेट बॉडी बना दी गई। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है गवर्नर जनरल के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है जिसमें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले से चली आ रही है, वो होगी। आपको याद है कि 1773 में एग्जीक्यूटिव या गवर्नर जनरल की काउंसिल कितने मेंबर हुआ करते थे, 4। फिट्स इंडिया एक्ट में जो है 1784 में कितने कर दिए गए, 3। फिर आपको याद है 1833 में जो है इस काउंसिल के मेंबर कितने किए गए, 3+1। वन वॉज मैकॉले, और एक टेम्परेरी मेंबर हुआ करता था जिसको वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर कर दिए गए हैं, एक लॉ मेंबर जोड़ दिया गया है, और इस लॉ मेंबर को वो पूरे राइट्स हैं जो कि कभी इन तीनों मेंबर को हुआ करते थे। यहां तक सबको क्लियर, ठीक। ये जो 6 न्यू मेंबर्स जोड़े गए हैं, इनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स को क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स भी बोलेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसलर जुड़ गया, तो अब हम इसको क्या है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो गया। अब देखिए कैसे,
कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप होने जा रहा है, ये एक बहुत ही बेसिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से इसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ इस समय कौन होता है, प्रेसिडेंट पीठ पे होता है, ठीक। और प्रेसिडेंट क्या कराता है, मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे बाई कैमरल हो चुका है लेजिस्लेटिव, अभी तो ये यूनिकैमरल है, सिंगल हाउस है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा, यहाँ पे भी पार्लियामेंटेरियन चुने जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा, बेसिकली ये क्या है, संसद, ठीक। यहाँ पे अभी बाई कैमरल बाद में हो जाएगा, तो इसका हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल से कर सकते हैं। यहाँ पे किसी सब्जेक्ट पे डिसीजन लिया जाएगा, इस पे डिसीजन लिया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर, पीएम और जो कैब मिनिस्टर्स उसके होते हैं, वो बेसिकली उसको आप कह सकते हैं क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। इसलिए हम बोले इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बढ़ते चले जाएंगे, और 1919 में आते आते ये जो है बाई कैमरल हो जाएगी, अपर हाउस एक हो जाएगा और एक लोअर हाउस हो जाएगा। 1935 तक आते आते जो है स्टेट्स, मतलब पहले ये स्टेट्स में आएगा, 1935 में आते आते जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में या इंपीरियल गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी आ जाएगा। ये बाई कैमरल हो जाएगा, एक अपर हाउस हो जाएगा और एक लोअर हाउस, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1853 में पहली बार लेजिस्लेटिव, देखिए लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स कहां डिसाइड किए पहली बार, 1833 में। और पहली बार 1853 में लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग से डिफाइन कर दिए गए। लेजिस्लेटिव फंक्शंस जब बन चुके थे, उसको फंक्शंस को पूरा करने के लिए, उन टास्क को पूरा करने के लिए काउंसिल की जरूरत पड़ेगी। बाद में इन्हीं लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस और लोअर हाउस तक की जर्नी पूरी करनी होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक एक्ट ऑफ, इट विल बी एक्ट लाइक अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। एक छोटी सी संसद, किसकी, गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल की एक छोटी सी संसद, गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव, इसके अंडर में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। यहाँ पे एक बिल पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन कोई रिटर्न बिल पास नहीं किया था, जनरल डिस्कशन होता था, उसके बाद ये डिसीजन आगे जाता है। यहाँ तक वो क्लियर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस डिसीजन को वीटो कर सकती है, एक गवर्नर जनरल इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उस डिसीजन को वीटो कर सकती है। और 1833 में आपने क्या सुना था कि लेजिस्लेटिव, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव वर्क करती थी, तब लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से नहीं बनी थी, मतलब यही तीन लोग जो हुआ करते, 3+1 जो हुआ करते थे, याद करिए, यही लेजिस्लेटिव वर्क करते थे, और यही लेजिस्लेटिव वर्क करते थे, फिर अलग से मीटिंग करते थे, यही एग्जीक्यूटिव वर्क करते थे, एग्जीक्यूटिव वर्क करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, जब डिसीजन लिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, यहाँ पे तो ये लेजिस्लेटिव वर्क कर रहे थे, गवर्नर जनरल वहां पे नहीं, ठीक है। अब जब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाता था यही डिसीजन, तो अब यहाँ पे गवर्नर जनरल भी ऐड हो जाते थे। गवर्नर जनरल क्या करते थे, इसको वीटो दे देते थे। और अगर मान लीजिए ये पूरा पास हो गया, तो इसको वीटो कौन देता था, याद करिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद आया आपको, कल मैंने आपको बताया था, पूरा सभी को याद आ रहा है, किसी को डाउट। और अब यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक अलग से 6 मेंबर अलग से काम कर रहे हैं, और ये 4 मेंबर अलग से काम कर रहे हैं। आपने कोई डिसीजन लिया, उसमें कोई वोटिंग वोटिंग राइट तो कुछ बहुत खास है नहीं, वोट डाल भी दिए तो भी कोई बात नहीं है, वोट नहीं भी डाली तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ से पास होने के बाद बिल जाता है कहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाता है। गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके ऊपर वीटो पावर दे सकती है, उसके डिसीजन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी वीटो दे सकता है। ये चीजें बहुत टेक्निकली एक सी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों अलग है ना, कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स पे डिसीजन ले रही है, और फिर वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उन डिसीजंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने रखने पे कैंसिल भी कर सकती थी, पास भी कर सकती, ठीक। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग ही बना दी गई, उसका फंक्शन अलग कर दिया गया, तो पूरी बॉडी अलग बन गई। ये चीज क्लियर हो रही है सबको, एकदम एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इट एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। और प्रोसेस क्या होगा पार्लियामेंट, अब आप इसको एक एक्टेड एज ए मिनी पार्लियामेंट बोले, तो पार्लियामेंट का प्रोसेस क्या होगा, तो क्योंकि यार कोई प्रोसीजर लॉ तो अभी बना नहीं है पार्लियामेंट के, देखिए होता क्या है, संसद संविधान के हिसाब से तो चलती है, ये तो आपको पता है, लेकिन संसद को चलाने का प्रोसेस संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये मैंने आपको पहले ही दिन क्लास में बताया था, संसद को चलाने के लिए कुछ पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं, कुछ पार्लियामेंट्री कस्टम्स होते हैं, जो अंग्रेजों के जमानों से एज अ रिवाज चले आ रहे हैं। समझ आ रहा है आपको, जिसको आज तक किसी भी पार्लियामेंटेरियन ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि वो कहीं लिखे हुए रूल नहीं है, कस्टम्स।
तो पार्लियामेंट को चलाने के जो रूल्स होते हैं वो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिक्शन नहीं होता। और पार्लियामेंट के जो कस्टम्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट को डिसाइड करती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि पार्लियामेंट का इंटरनल मैटर है। हाँ, लेकिन अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है कि जैसे कि मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल पे जो है वो लोकसभा का स्पेशल राइट है, लेकिन राज्यसभा उस पर टूट पड़ी, या राज्यसभा का जो है कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए जो प्रोविजन है वो राज्यसभा का स्पेशल राइट है, उसमें लोकसभा कूद पड़ी, तब जो है वो संविधान के नाम पे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं जो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं और जो कस्टम्स होते हैं वो पहले से चले आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रूल्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कस्टम्स हुआ करते थे, उन्हीं को जो है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन वॉज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट फंक्शन। गवर्नमेंट का एक अलग से किया जाने वाला कार्य है लेजिस्लेशन, इसके लिए एक अलग से प्रोसेस होना चाहिए। तो प्रोसेस जो है वो कहाँ का लेगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का, क्योंकि एक सेम एनवायरमेंट होना चाहिए। हाँ, अब ब्रिटिश कहाँ से नया थोड़ी लेंगे, हम और आप मान लीजिए कल जाके सूडान पे कब्जा कर लें, तो हम क्या पाकिस्तान के रूल को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं भाई, अपनी तो परंपराओं को इंप्लीमेंट करेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ओके। तो अब ये हो गया प्रोसीजर ऑफ द गवर्नर्स जनरल काउंसिल इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन वाज टू बी द सेम एज फॉलोड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको सब नोट्स मिल जाएगा। जो मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का राइट है किससे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। या आपस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इनके क्वेश्चन को सुना जाए नहीं सुना जाए, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहीं भी क्लियरली डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इंडियंस की अपॉइंटमेंट नहीं। इस चार्टर एक्ट का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि यहाँ पे अभी इंडियंस की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, और 1858 1857 का जब रिवोट हो जाएगा, 1861 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, मैं हो सकता है आज शाम को 1858 पढ़ाऊं आपको, ठीक है? 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस 6 मेंबर्स में से 3 इंडियंस को चुना जाएगा, पटियाला के महाराजा को, बनारस के महाराजा को, सफदरजंग राव। उनको भी जो है क्वेश्चन पूछने का तो राइट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पहली बार इंडियंस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो डिफेक्ट 1853 का क्या है कि आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बनाई है, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी क्या? इंडियन से जुड़े हुए मैटर में तो काम करने जा रही है। पार्लियामेंट आप बोल तो रहे पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो रहा है, बट ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या इंडिया के फेवर में है या इंडिया के फेवर में है? नहीं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटिश के फेवर में। क्या सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे और ज्यादा इंपावर्ड हो इसलिए आप काम कर रहे हैं? ठीक है, समझ आ रहा है? दूसरा, गवर्नर जनरल जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर ना बन जाए, समझ रहे? नेपोलियन बोनापार्ट की तरीके ना बन जाए। भाई नेपोलियन बोनापार्ट भी यूरोप के एक्सपीरियंस को लेकर ब्रिटिशर्स ने भी काम किया। नेपोलियन बोनापार्ट जब आया 1799 में, तो धीरे धीरे वहां पे 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन लाए, और नेपोलियन बोनापार्ट, देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस लिए हुई थी? तानाशाह राजा को हटाओ, मॉन्टेस्क्यू क्या कहता था? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो वो एक तानाशाह राजा को हटा के एक तानाशाह शासक वहां आ जाता। तो गवर्नर जनरल काउंसिल को कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही है। तो यह पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस लिए होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कहीं ऑटोक्रेटिक रूलर ना बने, इसीलिए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद इसीलिए तो होती है कि कल को जो है मोदी जी तानाशाह ना बन जाए, या राष्ट्रपति तानाशाह ना बन जाए, या वहां पे जो ब्रिटेन लगती है वो तानाशाह ना बन जाए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने के लिए, ना कि इंडियंस की फेवर के लिए। यही डिफेक्ट है 1853 का। और आगे जाके जो है धीरे धीरे इंडियंस में डिमांड उठाते चले जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा बहुत सारी डिमांड उठाई है, तब जाके जो है इंडियंस को यहाँ पे घुसने का राइट मिला है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1892 में जब पहली बार संसद में, मतलब ये पार्लियामेंट्री इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट बनते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, तो बोलते हैं कि भैया इजिप्ट से लेके मलक्का स्टेट तक की जो आपने नेवी अपॉइंट कर रखी है, उसकी सैलरी का खर्चा भारतीयों के ऊपर क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो वहां रहते हैं उनकी सैलरी का खर्चा हमारे बजट पे क्यों? तब जाके ऐसा राइट मिलता है। बहुत लंबी जर्नी है, 1892 के बाद की जर्नी है ये। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब इसको एक पॉजिटिव वे मिलेंगे? नहीं, पॉजिटिव वे मिलेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? गवर्नर जनरल काउंसिल को ऑटोक्रेटिक रूलर से बनने के लिए, रोकने के लिए हो रहा है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश फेवर में जा रहा है, ना कि इंडिया के फेवर में। After 1854, after 1850, 1857 revolution, they will change their policy. ओके, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है।
तो राइट टू वीटो अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। भाई मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो बिल पास किया है उसको वीटो करने का पावर किसको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को है। और इस एग्जीक्यूटिव और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के डिसीजन को वीटो करने का राइट किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब तक सबको क्लियर? ठीक। सेलेक्ट कमेटी ही जो है इस बिल को रेफर कर सकती है। सेलेक्ट एक यहाँ पे इंडिया में भी एक सेलेक्ट कमेटी बन जाती है कि किस तरीके के बिल को यहाँ पे रखा जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। तो सेलेक्ट कमेटी के मेंबर भी कौन हुआ करते थे, इंग्लिश मेंबर हुआ करते थे। सेलेक्ट कमेटी रेफर करेगी, ना कि कोई इंडल्जेंस। लेकिन होता क्या, संसद में अगर अब आप बात करते हैं आर्टिकल 370 से रिलेटेड जो बिल आया था वो कौन लेके आया था, अमित शाह संसद में रखते हैं। ठीक। या अगर मान लीजिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, कोई भी संसद सांसद जो है संसद में बिल रख सकता है। ठीक। या सरकार बिल रखती है। यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर बिल नहीं रखेगा, बल्कि सेलेक्ट कमेटी जिस बिल को रेफर करेगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखा जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर डिस्कशन करेगा। जो भी डिसीजन वो लेता है अपने वोटिंग पावर से, उस डिसीजन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है या तो पास भी कर सकती है या उसको वीटो कर सकती है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के बिल को वीटो कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक। देखिए मैं आपको पहले से बताता चला आ रहा हूं कि 1853 में अगर ये कहीं लिखा नहीं है आपके नोट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वीटो करेगा, तो ये मत मानिए कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है आज भी 1500 से लेके और 2024 तक के जितने भी कन्वेंशन है उसके आधार पे अपने देश के संविधान को चला रहा है। कुछ प्रोविजन पिछले भी है, कुछ नए भी है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज आपको। आंसर घुमाया जाता है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, 1853 में कहीं लिखा नहीं है इस तरीके से कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वीटो कर सकता है। और आपके क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1853। और वहां पे अगर मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, आप टिक मार देंगे इस पे ठीक, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट गलत। क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि 1853 में क्या ये प्रोविजन किया गया था, नहीं ये प्रोविजन पहले कर दिया गया। तो आज आपके मेरे सामने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रख रहा हूं कि जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली वर्क तो करते थे, बट 1853 के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, वो पहले इंट्रोड्यूस किए। ये चीज क्लियर हुई आपको? क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करती है आंसर क्या होगा, ये मैं आपको डे वन से बोलता चला रहा हूँ। प्लस आपकी नॉलेज भी डिसाइड करती है कि ये आंसर क्या होगा। क्या इस चीज पे रोक लगाई गई गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन को? नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही वीटो करेगा। अगर मान लीजिए बोल दिया जाए कि ड्यूरिंग 1853 या बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक, तब जाके वीटो कौन करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल वीटो किसका है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। है ना? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करती है। वो बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1853 चार्टर एक्ट, साफ साफ बोल रहा है, तो आपको हमें हाथ नहीं डालना है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको? आगे बढ़े सभी लोग, बताइए। सैलरी ऑफ द मेंबर्स। ठीक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो सीक्रेट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, इन सभी के मेंबर्स की जो सैलरी है वो जो है कौन डिसाइड करेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहाँ की, लंदन वाली। ठीक है, किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक। और क्योंकि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं सबके सब, इन सबकी जो सैलरी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को तो डिविडेंड मिलना है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को डिविडेंड मिलना है, 10.5% फिक्स कर दिया है, यहाँ खत्म नहीं किया, वो चल रहा है अभी भी। ठीक। तो ये जो सैलरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इसको पे कौन करेगा, पे कौन करेगा, पे किया जाएगा वो इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेगी। ये प्रोविजन फिर से रिपीट किया गया। ये चीज क्लियर हो गई आपको? है ना? ये पे किया ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको पे करेगी, मतलब इंडियन रेवेन्यू से पे करेगी। बेसिकली कौन, इंडियंस पे करेगी, देखा जाए तो। भाई हम हमें रेवेन्यू दे रहे हैं तो हम भी पे करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो है 24, आप याद करिए कि 1773 के पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1600 में हुआ करता था, उसके मेंबर्स हुआ करते थे 18। फिर इसमें 6 मेंबर और बढ़ा दिए गए। 1773 के रेगुलेटिंग पे कितने हो गए, 24। और अब ये घटा दिया गया, ये फिर से 18 हो गया। कितना हो गया, 18। ठीक। और इस 18 में से 6, इस 18 में से, ठीक, 6 मेंबर्स जो होंगे वो क्या होगा, वो नॉमिनेट होगा बाई
क्राउन, मतलब 18 में से 6 क्राउन भेजेगा, 12 कहां से आएंगे, 12 को डिसाइड करेगा स्टॉक होल्डर। कंप्लीट। ये चीज क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? अब ये क्यों है क्यों नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ही जाने। कुछ प्रोसेस अभी, अगर आप मुझसे जनरली पूछें कि क्यों हो सकता है, लेकिन जितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उतना ज्यादा रिवोल्ट होगा कि भाई आप जो है कंपनी के जो है बिजनेस वर्क को खत्म करते चले जा रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम हो, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो है अपने लोगों के अपॉइंटमेंट हो सके। देखिए उन्होंने अपने लोगों को अपॉइंटमेंट कर रखे, ये कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के विरोध में नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, है ना? इसलिए अपने लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर रही है कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा, पावर ऑफ पेट्रोनिज। एक पावर ऑफ पेट्रोनिज जो 1813 के चार्टर में इनको मिली, कल मैंने आपको बताया भी था। अभी मैं पावर ऑफ पेट्रोनिज वर्ड पहली बार यहां यूज हुआ है, हालांकि ये था पहले से। याद करिए, अगर एक आईसीएस चुना जाता है तो 4 गुना आईसीएस नॉमिनेट करेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। याद आया? 1833। ये पावर ऑफ पेट्रोनिज, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ पेट्रोनिज। ठीक, पावर ऑफ पेट्रोनिज जो है हिंदी में क्या कह सकते हैं पावर ऑफ पेट्रोनिज को? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। संरक्षण, संरक्षक। ठीक, कि उनके संरक्षण में 4 गुना आईसीएस ऑफिसर जो है नॉमिनेट होंगे। पावर ऑफ पेट्रोनिज थी, इसको खत्म कर दिया। जैसे ही पावर ऑफ पेट्रोनिज खत्म हो जाती है तो क्या चालू हो जाता है? मैकॉले कमेटी 1854 में आ जाती है। इस पावर ऑफ पेट्रोनिज का, पावर ऑफ पेट्रोनिज को खत्म करने का प्रोविजन कहां पे है? 1853 के चार्टर में। और इसके खत्म होते ही 1854 में मैकॉले कमेटी आ जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आईसीएस कमेटी। ठीक, आईसीएस कमेटी भी बोलते हैं, मैकॉले कमेटी को बोलते हैं। और ये क्या कहती है? कहती है भैया किसी के साथ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, रिलीजन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और एक ओपन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहां पे होगी? लंदन में ऑर्गेनाइज होगी। और बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होता था? बैरिस्ट्री। जो लोग बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते थे, लंदन से जाके लॉ की पढ़ाई करते थे, वो जो है इसके लिए एलिजिबल होते थे। ठीक, तो आप याद करिए कि सिविल सर्विसेज या योग्यता के सिद्धांत की बात तो 1833 में भी की गई थी, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था। बट कैसे होगा, कौन एग्जाम करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहां होगा, ये सब डिसाइड होते होते क्या आ गया? 1854 आ गया। ठीक, और पावर ऑफ पेट्रोनिज इसमें बहुत बड़ा एक इशू बन रहा था कि 4 गुना ये अपॉइंट करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग ही खेल खेलता रहेगा। तो पावर ऑफ पेट्रोनिज खत्म कर दी गई, और ये पावर ऑफ पेट्रोनिज खत्म होते ही ओपन सिविल सर्विसेज का प्रोविजन, यहाँ पे क्या पावर ऑफ पेट्रोनिज खत्म कर दी गई। ठीक है, एंड द हाई पोस्ट वर मेड सब्जेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन for no where no discrimination would be made on the basis of caste, creed and religion. ठीक, ओके। तो पावर ऑफ पेट्रोनिज आपकी कब खत्म हो रही है? 1852 के चार्टर में खत्म की जा रही है, और साफ साफ बोला जा रहा है कि हाईएस्ट पोस्ट जो है वो एक ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम से होगा, के साथ कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और ये सारा का सारा जो है सीन, इसको सिर्फ आप हटा लीजिए मैकॉले कमेटी को, इतना, ये सारा का सारा जो है इतना, ये प्रोविजन जो है 18, मेरी चीज आपको पावर ऑफ पेट्रोनिज खत्म कर दी गई है। हाईएस्ट सैलरी पोस्ट जो होंगी उनके साथ किसी के साथ कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मैकॉले कमेटी आ जाएगी 1854 में, और तुम्हें बताइए क्या आईसीएस का एग्जाम कराते हैं ओपन सिविल सर्विसेज। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कुछ और पावर दी गई है। क्या पावर दी गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, वो रिवोल्ट करवा सकता है अपने ऑफिसर से, बिल्कुल करा सकता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कुछ तो पावर देनी पड़ेगी, कुछ तो नेगोशिएट करना, नेगोशिएट किया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कि भैया आप एक नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं।
भारत में जैसे आपको पता है कि जो होम मिनिस्ट्री है, इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है, मतलब मोटा भाई अमित शाह, ठीक है, इनको राइट एक नया स्टेट बनाने का, आपने देखा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दो नए यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक स्टेट को तोड़ के नया यूनियन टेरिटरी बना दिया, दो यूनियन टेरिटरी को मिला के नया स्टेट बना दिया। कल कांग्रेस का होम मिनिस्टर JNK, तो ये किसके पास पावर है? होम मिनिस्ट्री के पास पावर है। तो ये जो न्यू स्टेट फॉर्मेशन का जो राइट है, तो ये हमारे यहाँ होम मिनिस्टर को इस समय, ये ब्रिटिश लेगेसी है। देखिए इस चीजों को कि पहले भी ये चीजें हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये राइट दे दिया कि भाई आप एक नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। ठीक, आप किसी प्रेसिडेंसी की बाउंड्री, जैसे मान लीजिए एक प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी है, आप इसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, एक दूसरी प्रेसिडेंसी बना सकते हैं, या दो प्रेसिडेंसीज के बाउंड्री से कुछ एरिया काट करके एक नई प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। यही सारा का सारा राइट जो है वो इस समय होम मिनिस्ट्री को। क्लियर है चीज आपको? The court of directors by the act also could alter the boundaries of existing states and incorporate the newly occurred state. कोई नया स्टेट भी बना सकते हैं, और इस पावर को यूज करते हुए, इस पावर को, नई प्रेसिडेंसी बनाने के पावर को यूज करते हुए इन्होंने क्या किया? 1859 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने एक नई प्रेसिडेंसी बनाई, इस पंजाब, ठीक, और पंजाब मतलब पंजाब प्रेसिडेंसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट करी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है चीज? सभी को क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर रिगार्डिंग द लॉ कमीशन। आपको याद है कि 1833 में फर्स्ट लॉ कमीशन की बात हुई, जिसमें तीन मेंबर हुआ करते थे, एक बंगाल से, एक बॉम्बे से और एक मद्रास से। और लॉ कमीशन का हेड कौन हुआ करता था? खुद मैकॉले। एक बॉम्बे, एक बंगाल, एक मद्रास। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इससे इस लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी। इसने ये रिकमेंडेशन दी कि देखिए जो यूरोपियंस, आपको 1813 में याद आया कि इंडिया में यूरोपियंस को आने का राइट मिला। 1833 में बिशप्स की संख्या बढ़ा दी गई, है ना? यूरोपियंस कहीं भी रह सकते थे। पहले वो कहाँ रहते थे? बॉम्बे, मतलब कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यूपी की कैपिटल कौन है? लखनऊ। अब सिर्फ लखनऊ में रह सकते हैं। लेकिन 1833 में क्या कर दिया? आप पूरे एरिया में रह सकते हैं, यूपी भर में नहीं रह सकते। मतलब आप सिर्फ कलकत्ता में नहीं रह सकते, पूरे बंगाल में रह सकते हैं। उसी तरीके से आप सिर्फ मद्रास में या चेन्नई में नहीं रह सकते, बल्कि पूरे मद्रास में रह सकते हैं। उसी तरीके से आप बॉम्बे में नहीं रह सकते, पूरे के पूरे बॉम्बे प्रोविंसेस में रह सकते हैं। तो ये जहां पे कैपिटल है उसको क्या बोलते थे? प्रेसिडेंसी टाउन। पहले मतलब ब्रिटिश ने इसको इस तरीके से डिफाइन ही किया था। हमारी तीन प्रेसिडेंसी है, तीनों प्रेसिडेंसी में जो कलकत्ता है वो प्रेसिडेंसी टाउन है, यहीं पे गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करेगी, यहीं पे कोर्ट ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। इसी तरीके से जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो चेन्नई है वही प्रेसिडेंसी टाउन है। इसी तरीके से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो बॉम्बे नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वही प्रेसिडेंसी टाउन है। रेस्ट टाउन्स को वो लोग क्या बोलते थे? मफसिल एरिया। याद आया? मैंने आपको कल बताया था, ये सब जुडिशियल हिस्ट्री का प्लान है। याद आया? क्लियर? अदर डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते थे? मफसिल एरिया बोलते थे। मफसिल एरियाज में इन्हीं सभी को रहने का राइट मिला था। किसको? यूरोपियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल यूरोपियन को यहाँ पे रहने का राइट मिल गया, बिजनेस करने का राइट मिल गया। क्यों? 1833 में इलेक्शन क्लियर आ गया कि भाई हमको भी राइट मिल गया। और उस टाइम पीरियड में लॉ कमीशन आया, तो लॉ कमीशन ने बोला कि ये जो मफसिल एरियाज में जो लोग रहते हैं इनके ऊपर कौन सा रूल चलेगा, है ना? भाई आईपीसी तो बहुत बाद में आएगी। लॉ कमीशन ने आईपीसी की रिकमेंडेशन दी थी, वो तो एक अलग चीज है। लॉ कमीशन ने ये भी बोल दिया था, फर्स्ट लॉ कमीशन ने, इनके ऊपर इंग्लिश लॉ चलेंगे, और उन इंग्लिश लॉ को कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? तो फर्स्ट लॉ कमीशन ने बहुत तरीके की रिकमेंडेशन दी। तो इन सारी की सारी रिकमेंडेशन को ब्रिटेन में कौन सुनेगा? इन्होंने क्या किया कि एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया इंग्लैंड में। ठीक है, ठीक। और इस लॉ कमीशन की जिम्मेदारी क्या थी? इसी को हम लोग सेकेंड लॉ कमीशन भी बोलते हैं। इसकी जिम्मेदारी ये थी कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 में आया, मैकॉले की हेडशिप में आया, ठीक है, इसकी सारी की सारी रिकमेंडेशन को क्या करना है? आपको एग्जामिन करना है। क्या करना है? एग्जामिन करना है। ये चीज क्लियर होगी आपको? The act empowered the British Crown to appoint a law commission। इस लॉ कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। 1853 के चार्टर में इतना लिख दिया गया कि एक लॉ कमीशन बनेगा जो उसको ब्रिटिश क्राउन बनाएगा। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? 1854 में
लेटर पेटेंट लेके आएगा। लेटर PATIENT, लेटर पेटेंट। बेटे क्राउन, जैसे आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए 1773 में बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसको कौन बनाएगा? ब्रिटिश क्राउन बनाएगा। तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आया था जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट बना था। राइट, ये याद रखिएगा आपको। कभी कभी गंदा स्टेटमेंट आ सकता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से सुप्रीम कोर्ट बना, या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट बना, तो 1774 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर से बना। ठीक, लेटर पेटेंट क्राउन जो भी क्राउन के जैसे हो गया, समझिए मेरी बात। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल पास हो हमारे यहाँ पार्लियामेंट से, ठीक है, अब पार्लियामेंट ये कहे कि प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग बनाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई ऐसी बॉडी बने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या बनाएगा? ईडब्ल्यूएस कमीशन बनाएगा। हालांकि अभी तक संविधान में कहीं भी ईडब्ल्यूएस कमीशन नहीं भाई, SC/ST कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, OBC कमीशन है, सुना होगा आपको। तो बिल पास हो जाए पार्लियामेंट से और वो बोले कि प्राइम मिनिस्टर एक ईडब्ल्यूएस कमीशन बनाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर का जो PMO ऑफिस है जो ऑर्डर बनाए, ऑर्डर जारी करेगा इसको ईडब्ल्यूएस कमीशन को बनाने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑर्डर जारी करेगा जिसमें सारा प्रोसेस लिखा होगा, ठीक है, और कैसे बनेगा ईडब्ल्यूएस कमीशन, ईडब्ल्यूएस कमीशन कितने मेंबर होंगे, उनको क्या क्या पावर मिलेगी, ठीक है, उनको क्या जुडिशियल पावर मिलेगी, क्या एग्जीक्यूटिव पावर मिलेगी, कहां कहां जा सकते हैं, सारा का सारा उस ऑर्डर में लिखा होगा। इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटर पेटेंट, लेटर पेटेंट बोलेंगे। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको लेटर पेटेंट के बारे में? है ना? तो सेकेंड लॉ कमीशन के बारे में कहां लिखा हुआ है? 1853 में लिखा हुआ है। और लेटर पेटेंट जो है वो क्राउन ने जारी कर दिया। अब उस लेटर पेटेंट में लिखा हुआ है कि इसमें कितने मेंबर हैं और इन मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक, ये चीज क्लियर होगी आपको? ये इंग्लैंड बनेगा और ये क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? फर्स्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट। ये चीज क्लियर? साथ ही साथ जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, अगर उसमें कोई नया मेंबर ऐड होता है ना, 1853 में भी प्रोविजन किया गया कि आगे जाके लॉ कमीशन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, हा? लेकिन क्या था कि 1853 में आपने देखे 1833 में कितने मेंबर देखे? एक मैकॉले खुद और 3 मेंबर। लेकिन आगे जाके इसमें जो है 2 मेंबर और ऐड हो जाएंगे। 1853 में प्रोविजन ये किया गया कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिया वाला जो लॉ कमीशन, ये चीज क्लियर आपको? इंडिया वाला जो लॉ कमीशन है उसमें अगर कोई मेंबर ऐड होता है तो वो मेंबर को 10 साल की ICS की जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 1853 में प्रोविजन कर दिया गया। हालांकि फर्स्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन जो 1837 में आती है और जो है मैकॉले लंदन चला जाता है, और बाद में सेकेंड लॉ कमीशन जो है ये जो है 1853 से 1856 तक एग्जामिन करता है। थर्ड लॉ कमीशन जब आएगा वो 1861 में आएगा। ठीक, ICS का एग्जाम ही 1854 में हो रहा है और इसको अगर 10 साल ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा मैथमेटिकली? 1864 हो जाएगा। ठीक, और 1861 में थर्ड लॉ कमीशन आ चुका है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस तो किसी ICS को ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये प्रोविजन किया गया है कि 1853 में प्रोविजन कर दिया गया है, आगे से लॉ कमीशन का मेंबर जो भी बनेगा, आगे जितने भी लॉ कमीशन बनेंगे, 1861 में बनेगा, उसके आगे भी 2-3 लॉ कमीशन बनेगा, और आज प्रेजेंट में 22वें लॉ कमीशन 2023 में बना। ठीक है, क्लियर चीज? यार ये जो 22वां लॉ कमीशन है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, उसका एक अलग चीज है। बिफोर इंडिपेंडेंस 1853 से लेके बिफोर इंडिपेंडेंस तक जितने भी लॉ कमीशन बने, उस लॉ कमीशन का मेंबर बनने के लिए 10 साल की ICS की जॉब रिलेटेड प्रेसिडेंसी में करना जरूरी था, तब आप उस रिलेटेड प्रेसिडेंसी के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते। क्या चीज क्लियर हो गई आपको? The representatives from the presidencies were to be civil servant not less than 10 years standing. ये स्टेटमेंट, ये चीज क्लियर हो गई आपको? सभी बच्चों को क्लियर है चीज? आज आपको पहले मैं नोट्स डालूंगा तब आपको 1861 का चार्टर पढ़ूंगा। क्या यहां तक सबको क्लियर? सभी को एक चीज क्लियर? पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंसी। ठीक, पावर क्या है? देखिए एक चीज तो है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, अगर आप ध्यान से देखें 1833 में वो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, बैंटिंग को बना दिया गया।
तो करते क्या थे कि बंगाल के फेवर में कुछ डिसीजन ले लिया करते थे, मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते थे किसको, मद्रास और बॉम्बे से एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते थे किसको, बंगाल को। ठीक है, और ऐसा चीजें एक्सपोज होती रही 1833 से लेके 1853 तक। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि वो बंगाल के गवर्नर जनरल की भी पोस्ट अपने पास रखते थे। ठीक है, तो अब क्या कर दिया कि सेपरेट गवर्नर का प्रोविजन कर दिया गया, सेपरेट, जैसे सेपरेट गवर्नर बंगाल में मद्रास में, वैसे ही एक सेपरेट गवर्नर होना चाहिए कहां के लिए, बंगाल के लिए। ये भी एक प्रोविजन किया गया। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक, ये कर दिया गया। एक प्रोविजन तो ये किया। ये करेगा कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। क्या करेगा, पावर देगा किसको, बंगाल को। क्या मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, या तो एक सेपरेट गवर्नर ही अपॉइंट कर दे बंगाल के लिए, दो चीज काम करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो दो काम करेगा। क्या पावर विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंसी में आप ये चीज तो समझिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर सकता है बंगाल के लिए, या उसके पास एक ऑप्शन क्या, कि वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनको ऑथराइज करे, ऑथराइज करे। हैंग हो गया। ठीक, उनको ऑथराइज करे इस बात के लिए कि वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट करें खुद से। क्लियर चीज? क्या करें वो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब बात होती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो एक बार वर्ड याद रखिएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल पूरा बोला जाता है। ये नाम याद रहेगा आपको, आपको नोट्स में पूरा ऐसे टर्म मिलेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, ये पूरा वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं बंगाल के लिए, या वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को ऑथराइज करें कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर दे। ठीक है, तो होता क्या था कि इन प्रैक्टिस जो आपका गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, वो क्या करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट कर देते थे। क्योंकि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? इसकी सैलरी कम देनी पड़ती थी। भाई नॉमिनेटेड है ना, आपने जैसे समझिए इस बात को कि मैं बोल दूं कि, मतलब मैं कैसे बोल दूं, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो, मतलब ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए, हाँ ये इस चीज को समझिए, ऐसे समझिए, जैसे यूपी का इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, यूपी में जो अगर यूपी में कोई अगर एक पीएम, पीएम सॉरी मैं पीएम बोलिए, यूपी का जो सीएम जैसे योगी जी, फॉर एग्जांपल 2017 का जब आप इलेक्शन देखिए, तो यहाँ पे योगी जी उस समय सीएम फेस नहीं थे, और अचानक से जब यूपी में जो इलेक्शन हुआ वो पीएम फेस पे लड़ा गया 2017 पे, और जब बीजेपी पावर में आती है तो वो क्या करती है, योगी जी को सीएम बना देती है। अभी योगी जी की पावर कम दिख रही थी अब, लेकिन 2022 में योगी जी को ही सीएम फेस बनाया गया और योगी जी के दम पे ही इलेक्शन जीता गया। समझिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ पे कोई बीजेपी के फेवर में नहीं हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में एक जनरल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंसेप्ट बताने की। तो अब जब 2022 में जब योगी जी चुन के आते हैं तो वो खुद को सीएम फेस के दम पे चुन के आते हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल होने आ रहा है आपको। तो ऐसे में योगी जी को चूंकि पब्लिक से खुद इलेक्ट होके आए, और पिछली बार क्या इलेक्ट तो होके आए थे बस एज एमएलए आए थे, लेकिन उनको जो है पीएम ने खुद सीएम बना दिया था। ऐसे में इस समय योगी जी जो है ज्यादा पावरफुल है। आप जैसे देखिए, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट खुद कर देगा, तो क्या, देखिए सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की भी कर रहा है, क्राउन को सजेस्ट वही कर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो सेपरेट बंगाल के गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट कर रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं एक सीआर बना दूं फॉर एग्जांपल, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दूं अंशिका को, और दूसरा बना दूं देवान को। ठीक, समझना मेरी बात को, है ना, और अंशिका को ही जो है पॉलिटिकल साइंस से बना दिया जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि मैंने नॉमिनेट किया तो देवांग और अंशिका के बीच में अगर क्लैशेस होगा तो वो उभर के सामने आए। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि मैं अंशिका से बोलूं कि अब तुम डिसाइड करो कि सेकंड सीआर कौन होगा, सीआर 2। सीआर 2 फॉर एग्जाम्पल देवांग ही क्यों ना हो, उस क्लास में ये होने वाला है कि सीआर 2 हमेशा सीआर 1 के अंडर में रहेगा, उसकी बात मानेगा, अपने आप को जो है कि उसके लिए अपने आप को एक तरीके से मोबिलाइज करेगा। क्या चीज क्लियर हो रही है आपको? सभी को ये चीज क्लियर होगी? सभी को ये चीज क्लियर होगी? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, उसके पास दो ऑप्शन है कि एक सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल की अपॉइंटमेंट कर दे। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माइट ऑथराइज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल टू अपॉइंट अ कन्वीनिएंट सर्वेंट ऑफ 10 years। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसका टाइम पीरियड भी 10 साल का होगा। और इसके बारे में कहीं भी 1853 के चार्टर में नहीं लिखा हुआ है कि जो बंगाल का गवर्नर जो सेपरेट अपॉइंट हो रहा है, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कहीं नहीं। तो सीधी सी बात है कि 10 साल बाद ये ऑटोमेटिकली हटेगा। इसको सैलरी भी कंपेरिजन कम देनी पड़ेगी, सस्ता पड़ रहा है, चीपर पड़ रहा है। कौन सा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के लिए ये चीजें आपको दिख रही है। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसकी होती है? हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है। ठीक। तो 1853 के ज्यादातर जो कोचिंग के जो नोट्स होते हैं बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स होते हैं। मैंने देखा, मैं खुद जिनसे पढ़ा उन्होंने इतना लिख दिया कि 1853 के चार्टर में जो है बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रोविजन था। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि एक सेपरेट गवर्नर का भी प्रोविजन था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की जॉब 10 साल की थी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी एक रोल होता था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सामने वो वैसे ही सरेंडर करेगा जैसे बॉम्बे और मद्रास के लोग सरेंडर। समझ रहे हैं बात को? ये चीज क्लियर हो रही है आपको? इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो रही है। क्लियर है चीज? तो प्रोविजन दोनों है, दोनों प्रोविजन पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। ओपन कंपटीशन सिस्टम तो वो वही है। मैकॉले कमेटी आ जाती है, वो एक ओपन कंपटीशन बना देता है। ओपन कंपटीशन होने जा रहा है, 1854 में मैकॉले कमेटी आती है, क्योंकि भैया पावर ऑफ पेट्रोनिस जो है, पीपीपी जो है सीडी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की खत्म हो जा रही है। ओपन सिविल सर्विसेज का एक सिस्टम तो बनने ही जा रहा है। यहां तक सबको क्लियर? सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस सीधी सी बात है, 1853 का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे 20 इयर्स के लिए आगे नहीं लिखा गया था। इसका मतलब ये कि कंपनी का शासन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला था। धीरे से क्राउन के शासन में कन्वर्ट भी हो रहा है 1858 में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इस चार्टर से ही क्लियर हो रहा है। ठीक। ऐसा नहीं है कि हमको 1853 में जब जो जो लोग बैठे थे भारत में उनको पता था, या ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी खुद पता था। मतलब जो इंडिया में लोग बैठे थे उनको पता था, या इंडिया के जो कंपनी के ऑफिसर्स है उनको भी पता था कि हमको हटाया जा रहा है। लेकिन हाँ, संसद ने या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो यहाँ पे अनिश्चितता रखी है, उससे ये तो लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ नया होगा। क्या होगा वो क्लियर नहीं। क्यों ऐसा कर रही है? तो आपको पता है कि यहाँ पे रिनेशा चल रहा है, इनलाइटमेंट चल रहा है, कुछ जो है पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ रिवोल्ट भी चल रहे हैं। ये सब बड़ा कारण है जो कि धीरे से एक मैसेज दे रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। देखिए, इनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हुआ करती थी बहुत अलर्ट थी। मैकॉले के मैंगरस ने और सॉफ्टवेरी ने तो बहुत पहले 1813 में बोल दिया था कि जल्द से जल्द इंडिया का क्रिश्चियनाइजेशन करा देना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक हमारे सपोर्ट में होगी तो हम रूल ज्यादा कर सकते हैं। इंटेलिजेंस भी इनकी बहुत एक्सपर्ट थी, तो लगातार सीक्रेट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देती रहती थी। मैंने अभी आपको बताया कि दोनों कमेटी ने रिपोर्ट दी, सेलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी, सीक्रेट कमेटी ने रिपोर्ट दी। तब जाके जो 1853 का चार्टर आया और उसमें हमको ये प्रोविजन दिख रहा है कि यहाँ पे 20 ईयर के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा। ये चीज क्लियर हो गई? दूसरा, इसका एक सिग्निफिकेंस और है, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्टिंक्ट फंक्शंस अलग अलग बता दिए, और साथ ही साथ एक अलग अलग बॉडी बता दी। ये चीज क्लियर होगी आपको? क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। द एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका। एक्सक्लूजन किसका? भारतीयों का। भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए डिफेक्ट। ये जनरल सा डिफेक्ट, कोई भी बता देगा यार हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो डिफेक्ट है। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट, अब इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम भी तो बोल रहे हैं, एक तरीके से आप पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलने जा रहे हैं।
और साथ ही साथ इंडियंस को, भाई पार्लियामेंट बन किसके लिए हुई? पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप किसके लिए हुआ? भाई आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम ना आते तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ना आता, हम ना आते तो अंग्रेज आप तो जो है वो मोनार्च में बने रहते। हाँ ठीक है, आप ना आते तो मोनार्च में बने रहते, हम मानते हैं, और आपने 1853 में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लेके आ गया हमारे लिए, आप तुरंत ये जो है वो दिखाते हैं एविडेंस। हम बोलते हैं लेकिन इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको क्या मिल रहा है? वो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप अपने लिए बना रहे हैं ताकि आपका गवर्नर जनरल जो ऑटोमेटिक रूलर में कन्वर्ट ना हो। तो ये डिफेक्ट है कि नहीं? As the Charter Act of 1853 did not give the East India Company the right to the govern India for another 20 years, it gave an opportunity to home government to home government की बात मतलब जो होती है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक, क्योंकि 20 साल के लिए इसने जो है कोई प्रोविजन नहीं किया है, इसलिए होम गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे रही, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपॉर्चुनिटी दे रही है सेटअप इन एंड टेक द प्लेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को रिप्लेस करके भारत में अपनी सरकार लाना। और आप देखिए 1858 में क्राउन्स का रूल आ ही जाता है। ये चीज क्लियर हो गया आपको? तो देखिए लिखा भी है, दैट प्रोसेस एस्टेड बाय द हैपनिंग्स ऑफ द 1857 और सो कॉल्ड म्यूटिनी, है ना? ये चीज क्लियर? क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, with regard to the Charter Act of 1853, consider the following question. The Governor General of Bengal was made the Governor General of India. ऐसा क्या 1853 में हुआ था? बताइए। नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत। It abolished the East India Company's monopoly of Indian trade. नहीं, हालांकि 1833 में हो चुका था, ये पहले हो चुका और अभी भी है ना? कोई ट्रेड नहीं कर सकती। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगर यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता डिकेड ऑफ 1850s, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिकेड ऑफ 1850s, और अब यहां पे लिखा होता द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड वॉज एबोलिस्ड, ये लिखा होता तो स्टेटमेंट थी। क्लियर है चीज? समझ आया सबको कि लैंग्वेज डिसाइड करती है आंसर का, ठीक? नाइदर वन और नॉट टू इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following British Act introduced the civil services as an open competition? अब देखिए 1833 में सिविल सर्विसेज की बात हुई थी, लेकिन यहां पे ओपन कंपटीशन वर्ड यूज कर दिया गया आपका 1853। बट अगर यहां पे ओपन कंपटीशन वर्ड ना यूज हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विसेज या प्रोविजन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ऐसा लिखा हो, इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, देन इट विल बिकम 1833। क्लियर है चीज? तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है? ऐसे ही यूपीएससी घुमा देगा, ऐसे ही पीछे घुमा देगा। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन फॉर ओपन द प्रोविजन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, 1833, और ओपन सिविल सर्विसेज इन इंडिया कर देगा तो 1853 हो जाएगा। अगर ये ओपन वर्ड होता और ये प्रोविजन घुमा दिया होता तो भी जो है 1853 हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोनेज पावर को खत्म कर रहा है और ओपन कंपटीशन जो है 1853 से ही आ रहा है। क्लियर चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए सब्जेक्ट्स नहीं यूज किया उसने, फंक्शंस लिखा हुआ। अगर यहां पे सब्जेक्ट्स लिखा होता तो क्या होता 1833, ठीक? तो ये ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपसे, The strength of the court of director was increased to 18। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की बात कर रहा। हम क्या होता है जल्दी से हमको क्या देखिए, बहुत जमाने बाद जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये याद आ जाएगा 18 था, और ध्यान नहीं देंगे इंक्रीज वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब ये कि 12 से बढ़ा के 18 किया गया हो गया, 17 से बढ़ा के 18 किया गया, जबकि ये क्या किया गया
24 से घटा के 18 किए, डिक्रीज है ना। तो 18 फिगर हमारे माइंड में आएगा, देखो जान उन्होंने 18 ऐसे लिखा है, एकदम माइंड में फिगर चमकेगा बल्कि, और हम टिक कर देंगे। क्लियर चीज है ना। अगर ये स्टेटमेंट लिया होता आपके फॉर एग्जाम्पल 1773 में भी तो इंक्रीज ही होता है, चलिए ठीक है, याद रखिए डिक्रीज नहीं होता। ठीक, स्टेप्स वर टेकन टू एबॉलिश स्लेवरी। आप देखिए स्लेवरी 1833 में बोला गया स्लेवरी खत्म करो, चार्टर में लिखा है 1833 में खत्म कर देते हैं, और आपको पता है प्रैक्टिकली 1849 में खत्म होगी। अब आपके यहाँ दिमाग में मॉडर्न हिस्ट्री घुस जाएगी, या प्रैक्टिकली तो जो है स्लेवरी खत्म हुई थी 1849 में, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे 1853 न लिखा हो, 1833 लिखा हो, तब आप क्या करेंगे इसको, तब आप इसको राइट मार देंगे, मार देंगे नहीं मार देंगे। लेकिन यहाँ पे 1853 लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, ओनली वन इज राइट। ये चीज ऐसे जब आप क्वेश्चन बड़ा करिए तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा करिए, आगे पीछे घुमा के, अरे अच्छा ये वो मेंटल एक्सरसाइज हुई है, रट्टा मारे जा रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, मेंटल एक्सरसाइज बहुत जरूरी। ठीक, मैं आपको मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ पीवाई क्यूज। ठीक, आप क्या करें, करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट 1853। It introduced the element of election in the selection of some of the non-official member of the legislative council। नहीं है कि 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर होंगे उनका प्रोविजन है, और ये गवर्नर जनरल जो है करेगा, नॉमिनेट करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पे नॉमिनेट करेगा, ना कि इलेक्शन होगा। ठीक है, ना ही इलेक्शन है ना ही सिलेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत। ठीक, अब क्या कह रहा है, कंपनीज पैट्रोनेज ओवर द सर्विसेज वॉज डिसॉल्व। ठीक, कंपनी की पैट्रोनेज पावर को खत्म कर दिया गया है, एंड द सर्विसेज वर थ्रोन ओपन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यस, आंसर ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो इतनी देर तक बर्दाश्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।